अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज का हमारा टॉपिक है हेमाटोलॉजी सेक्शन से हेमोफीलिया के ऊपर, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। सबसे पहले तो मैं डिफिनीशन पर एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद एथियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह टाइप सारे एक्सप्लेन करेंगे और एंड में एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये एक इनहेरिटेड कोएगुलोपैथी है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जो कि इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट है, जिसमें इंट्रिंसिक पाथवे की जो फैक्टर्स है वो डिफिशिएंट होते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11, और रेयरली जो है फैक्टर 5। तो एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मेल बर्थ में कॉमन होता है, क्योंकि ये एक्स लिंक डिजीज़ है। हमारे पास इसकी जो जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ठीक है। तो फीमेल जस्ट कैरियर होते हैं जो जीन कैरी करते हैं, और हमारे पास इसके 4 टाइप्स हैं। हेमोफीलिया ए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, 80% केसेस में ये कॉमन है। हमारे पास हेमोफीलिया बी सेकेंड मोस्ट कॉमन है, जो कि 25% केसेस में होता है, और हमारे पास हेमोफीलिया सी जो है वो रेयरली। इसके बाद पैरा हेमोफीलिया वो एक्सट्रीमली रेयरली। हेमोफीलिया की 3 टाइप्स हैं। हेमोफीलिया ए, जिसे क्लासिक हेमोफीलिया कहते हैं, हेमोफीलिया बी, जिसे क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, और हेमोफीलिया सी, जिसे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट सिंड्रोम कहते हैं, डिफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इसको रोजेंटल सिंड्रोम भी कहते हैं। और 4 टाइप हमारे पास जो है पैरा हेमोफीलिया, जिसे ओरन डिजीज़ कहते हैं। एथियोपेथोजेनेसिस के ऊपर हम आते हैं। ये हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इंट्रिंसिक पाथवे कोagulation डिफेक्ट है, जिसमें या तो इनहेरिट या स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन की वजह से हमारे पास ये डिजीज़ काज होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंट होते हैं, और इसकी वजह से इनएडिक्वेट जो हमारे पास जो है थ्रोम्बिन की जनरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से होता है। हेमोफीलिया ए फैक्टर 8 डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया बी हमारे पास फैक्टर 9 डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया सी हमारे पास फैक्टर 11 डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि ये दोनों से बहुत डिफरेंट है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है। और इसके अलावा पैरा हेमोफीलिया फैक्टर 5 डिफिशिएंसी, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादातर मतलब अचानक सडन ब्लीडिंग आ जाते हैं आफ्टर ट्रामा, या छोटे से प्रोसीजर के बाद, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग और डिलेड ऑनसेट ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, मसल, टिश्यू टीसी। तो इन रिस्पॉन्स टू ट्रामा और सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि दांत निकालने के बाद जो है ब्लड आना शुरू हो जाए और स्टॉप ना हो जाए, बच्चा गिर जाए प्लेग्राउंड में और माइनर या ट्रामा हो, और उसके बाद ब्लीडिंग रुके नहीं, तो इसके जो हमारे पास हॉलमार्क फीचर है, ज़्यादातर जो गिरने की वजह से वगैरह रिकरेंट हीम आर्थरोसिस है, ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, ठीक है। तो जब ये रिकरेंट होता है तो ये फिर हमारे पास हीम आर्थ्रोपैथी काज करते हैं, जिसमें हमारे पास का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है। और इसके अगर आपसे करेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप लोगों ने याद रखना है हीम आर्थरोसिस, ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, या मसल हेमाटोमा, या बीआरएस पैथोलॉजी में इसका जो है ब्लीडिंग इनटू मसल सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड जॉइंट विच लीड टू हेमाटोमा फॉर्मेशन। ये करेक्टरिस्टिक फीचर लिखा है। इसके अलावा रिकरेंट ब्रूजिंग, ओरल म्यूकोसल ब्लीडिंग और एपिस्टेक्सिस, ये चीज़ें हमारे पास आ सकते हैं।
या कोई अगर स्मॉल प्रोसीजर करे, डेंटल प्रोसीजर, टूथ एक्सट्रैक्शन की वजह से ब्लीडिंग ना रुके, तो हमारे पास इसका केस बन सकता है। तो फर्दर जो हमारे पास साइट ऑफ हेमरेज है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर कोई बच्चा गिर जाए, स्कल के ऊपर लग जाए, तो उसकी वजह से हमारा जो है एपिड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, ब्लड हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हेडेक, नेक स्टिफनेस वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो मलीना है या हेमाटेमेसिस है वो प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये जो है आप लोगों को बस याद रखनी चाहिए, अदरवाइज बहुत कम होते हैं। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक की जो है ना हेमाचूरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेमाचूरिया मीन ब्लड इनटू यूरिन। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है पेशेंट की फैमिली हिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जेनेटिक टेस्टिंग अगर जिनकी फैमिली में हेमोफीलिया की हिस्ट्री हो। सब बेस्ट इनिशियल टेस्ट हमारे पास कोगुलेशन प्रोफाइल है, जिसमें हम एपीटीटी चेक करते हैं। एपीटीटी मीन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये इसमें प्रोलॉन्ग होता है। बाकी जितने भी हमारे पास है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, ये हमारे पास नॉर्मल होते हैं। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, कि लैब के ऊपर आपने इसका डायग्नोस कैसे चेंज करना है। अक्सर फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन हमें लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिफरेंस करना होता है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इसमें हमारे पास जो है ना क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्टर एक्टिविटी। हेमोफीलिया ए के लिए हम फैक्टर 8 डिफिशिएंसी देखते हैं, वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन अच्छा है। हेमोफीलिया बी के लिए हम फैक्टर 9 डिफिशिएंसी है, और हेमोफीलिया सी के लिए फैक्टर 11। इस तरह पैरा हेमोफीलिया के हमारे पास फैक्टर 5 डिफिशिएंसी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टेस्ट, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। तो अगर आपके पास पेशेंट आ जाए और उसको हेमार्थ्रोसिस हो, ब्लीडिंग वगैरह की स्टोफिस्टेक्सिस हो, या कोई भी हिस्ट्री हो, आपने कोगुलेशन प्रोफाइल इनिशियली भेजी और उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ आ रहा हो, लेकिन साथ में उसका जो फैक्टर 8 डिफिशिएंसी है वो नॉर्मल हो, तो फिर आपने फैक्टर 9 डिफिशिएंसी के बारे में सोचना है। अगर फैक्टर 9 नॉर्मल हो तो फैक्टर 11 के बारे में सोचना है। तो इस तरह आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके पास पूरा केस हेमोफीलिया का आ जाता है, और एंड में लिखा हो कि प्रोलॉन्ग पीटीटी फैक्टर 8 नॉर्मल, और आप हेमोफीलिया एक क्लासिक हेमोफीलिया लगाते हो, लेकिन अदरवाइज आपका जो है ये केस हेमोफीलिया बी बन जाता है, और आप जो है आपके एमसीक्यूज़ जो है ख़राब गलत हो सकता है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम फैक्टर कंसंट्रेशन देते हैं। हेमोफीलिया ए में हम माइनर अगर आपके पास आ जाए तो आप होल ब्लड या फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा से भी काम चला सकते हो, क्योंकि उसमें हमारे पास फैक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं। लेकिन अगर सी और फॉर्म में आ जाए तो हम प्रोपाइलेक्टिक के लिए जो है फैक्टर 8 हेमोफीलिया ए में देते हैं, फैक्टर 9 कंसंट्रेशन हेमोफीलिया बी में देते हैं, और फैक्टर 10 कंसंट्रेशन हेमोफीलिया सी में देते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग है जो हेमोफीलिया ए में बहुत अच्छा काम कर रहा है, डिस्मोप्रेसिन, जो कि सिंथेटिक एनालॉग है ऑफ वेजोप्रेसिन, और ये हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिटस में भी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। माइनर केसेस में अगर आपके पास आ जाए तो अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम एंटी फाइब्रोनोलाइटिक थेरापी दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास अमाइनो कैप्रोइक एसिड है और ट्रांजामिक एसिड है, तो उससे हम काम चला देते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग है हमारे पास जो कि मोनोक्लोनल बाइफेजिक एंटीबॉडी डेट जो है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और हेमोफीलिया ए में देते हैं। तो जब वो रिड्यूस हो जाए तो उसके साथ हमारे जो है ब्लीडिंग की इवेंट्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इमिसी ज़ुमेब उसका नाम है।
अगर उसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो हमारे पास जो है फैक्टर 9